Welcome to Major HS Kalsi's Banui Academy. I'm Mr. Devesh, your biology faculty. Today we are going to conduct a test of biology. इसमें मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में बायोलॉजी के। और आपके वैसे भी एग्जाम्स अब बहुत ज़्यादा पास है ताकि आपको मालूम भी चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आज हम एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं आपके बायो का, तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेस्ट पेपर DM1। तो ऐसे हम सीरीज ऑफ टेस्ट करेंगे, आपके बहुत सारे आपके टेस्ट होंगे, आपके DM1 DM2 ऐसे करते करते आपके बायोलॉजी के टेस्ट आते जाएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गन होता है जो कि प्राइमरी मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मैकेनिकल डाइजेशन के लिए। अब व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल डाइजेशन? देखो, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि आपके लार्जली और मेनली जितने भी आपके पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स, उनका ब्रेकडाउन होना। मतलब नॉर्मली वो पूछना चाह रहा है कि आपका साइट ऑफ मेन डाइजेशन, साइट ऑफ मेन ब्रेकडाउन, आपके जो फूड पार्टिकल्स का मेन ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस पोर्शन में हो रहा है आपके। तो आपके ऑप्शंस हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ और इसोफेगस। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, डाइजेशन तो स्टार्ट होता है हमारे बकल कैविटी में, ये माउथ में बेसिकली। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या है आपके मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मतलब आपका मेन डाइजेशन कहां पर होता है। आपने सुना भी होगा कि आपका जो बेसिकली स्टमक होता है, स्टमक को आपका क्या बोला जाता है, स्टमक इज ऑल्सो नोन एज साइट ऑफ मेन डाइजेशन। यहां पर आपका मेन डाइजेशन होता है। सेम आपका आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहां पर आपका डाइजेशन जो होता है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं माउथ की, माउथ को हम क्या बोलते हैं, माउथ इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपका डाइजेशन इनिशिएट होता है, इनिशिएट्स डाइजेशन। इस में तो कोई डाइजेशन होता नहीं, तो आपका पैथवे नॉर्मली। तो आपका सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन क्या है आपका, सही आपका ऑप्शन ए, साइट ऑफ मेन डाइजेशन। which best describe the function of bile salts in fat digestion। बाइल सॉल्ट्स आपके कौन रिलीज करते हैं, इसके लिए बाइल रिलीज करता है आपका लीवर। बाइल जूस में जो पाया जाता है आपका लीवर। क्या बोला गया, दे केमिकली हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स। क्या ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज करता है, देखते हैं। दे न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, क्या आपके एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है, देखते हैं। दे इमल्सिफाई फैट्स टू इंक्रीज एंजाइम्स एक्सेस। क्या ये आपका फैट्स का इमल्सिफाई, इमल्सिफाई का मतलब ब्रेकडाउन, क्या ये बाइल जूस आपके फैट्स का ब्रेकडाउन करते हैं, देखते हैं। दे को ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स अक्रॉस एंट्रोसाइट्स मेम्ब्रेन, क्या ये आपके फैट को मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर एंट्री करवाते हैं, वो भी देखते हैं। देखो, बाइल का मेन काम होता है, बाइल आपके ना फैट को कन्वर्ट कर देता है आपके फैटी एसिड्स में। ये मेन काम होता है आपके बाइल जूस का डाइजेशन के टर्म्स में। ये आपके फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो आप अगर सबसे सही आंसर मैच करोगे तो आपका सही आंसर बनेगा दे इमल्सिफाई फैट्स। इमल्सिफाई का मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन, ब्रेक करना। इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, ताकि आपके एंजाइम्स उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज कंप्राइज्ड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है आपके ब्लड कॉर्पस्कल्स। देखो, हमारा ब्लड जो होता है ना, ब्लड हमारे दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर कंबाइनली नोन एज ब्लड कॉर्पस्कल्स। इन तीनों को मिलाकर के हम ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, जिसमें से 100 में से 55% वॉल्यूम तो खाली प्लाज्मा का होता है। 55% वॉल्यूम खाली प्लाज्मा का होता है, रिमेनिंग 45% वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपको किसका, ब्लड कॉर्पस्कल्स का। तो वही पूछा गया है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम ब्लड कॉर्पस्कल्स ही बोलते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स का कितना परसेंटेज होता है हमारे ब्लड में, बेसिकली 45, 55 होता है आपके प्लाज्मा का। ठीक है,
Which iron is essential as cofactor for converting prothrombin to thrombin during clotting? देखो क्लॉटिंग फैक्टर्स में ना हमारे ब्लड कोगुलेट होते हैं, मान लो किसी इंजरी की वजह से या अगर आपको कोई ओपन पोर है वहां से ब्लड रिलीज हो रहा है तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं आपके। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आप कह सकते हो क्लॉटिंग का हम एक और मतलब निकाल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कोगुलेशन। कोगुलेशन which is mainly controlled by clotting factors। जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आपके प्लेटलेट्स। लेकिन हमारे ब्लड में होता क्या है? आपने नाम सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे एक फाइबर्स रिलीज करते हैं विच हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। थ्रोम्बिन क्या काम करता है? बेसिकली इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बट इसका एक प्री पार्ट होता है। प्री पार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स के जो एक्टिवेशन होती है ना, पहले वो प्री या प्रो फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रो फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो मेन एक्टिवेशन जो पार्ट होता है उससे पहले वाला फॉर्म। जैसे आप देख सकते हो ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन का पहले वाला पार्ट क्या होगा? आपका प्रोथ्रोम्बिन। मतलब पूछा गया है कि विच आयरन इज एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। देखो आपका जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम आपने सुना होगा, कैल्शियम जो होता है आपके ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि काम क्या करता है आपका? ये एक ऐसा आयन होता है जो कि आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोगुलेशन हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्लॉटिंग हो पाता है। तो आप बोलोगे कौन सा आयन है जो कि आपके क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप नाम लिखोगे बेसिकली आप कैल्शियम का। बाकी आयरन पिगमेंट बनाता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज आपके बेसिकली क्लॉटिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाते। लेकिन आपका जो मेन आयरन होता है क्या होता है? आपका कैल्शियम, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1। In the human body, kidneys are responsible for filtering blood and producing urine। बोला गया कि ह्यूमन के अंदर जो किडनी होते हैं वो आपके प्राइमरी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाता है। देखो आपने सुना है कि किडनी ना आपका होल अकेला काम नहीं करता, इनके ना छोटी छोटी यूनिट्स होती है। आपने नाम सुना होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बेसिकली किडनी। आप कह सकते हो कि नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है आपके किडनी का। उसे होता क्या है? आपने नाम सुना होगा कि एक पार्ट होता है आपके नेफ्रॉन में विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपके नेफ्रॉन में, किडनी में नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। बहुत ज्यादा टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं आपके। आप कह सकते हो ग्लोमेरुलस इज द साइट ऑफ बेसिकली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये आपका ऐसे साइट होता है जहां पे आपका ब्लड फिल्टर होता है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ स्टेटमेंट 1 जो है आपका करेक्ट है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2, द फंक्शन ऑफ लिवर इज प्राइमरी टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय सेक्रेटिंग इंसुलिन। देखो इसमें आधी बात सही लिखी है और आधी बात गलत भी लिखी है। आधी बात सही क्या लिखी है कि आपका लिवर जो होता है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, यहां तक की बात ठीक है। ब्लड में जो ग्लूकोज है वो आपको मेंटेन कौन करता है? लिवर। लेकिन आपका लिवर कभी भी इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता। इंसुलिन सिक्रेट कौन करता है? इंसुलिन सिक्रेट करता है हमारा पैंक्रियास। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? बाय सिक्रेटिंग इंसुलिन। क्या आपका लिवर इंसुलिन सिक्रेट करता है? क्या नहीं करता कभी भी। आपका लिवर सिक्रेट क्या करता है? लिवर सिक्रेट करता है आपका बाइल जूस, आपका इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता। तो आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स बेसिकली। Which of the following is anti-coagulant factors present in the blood? देखो ताकि ब्लड आपका आपकी बॉडी के अंदर भी आपका क्लॉट ना हो। अगर आपके वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर आपका ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो आपके ना बेसिकली कह सकते हो कि आपके वेसल है आर्टरीज और वेन से ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारे आर्टरीज में, वेसल्स में ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता। उसको हम बोलते हैं बेसिकली हिस्टैमिन। हिस्टामिन आपका एक एंटी एलर्जिक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जीज आती है। फिब्रिनोजन आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। आइसोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि बेसिकली आपके
एंटीजेंस कैरी करता है ब्लड फैक्टर्स के ऊपर, ब्लड ग्रुप को लेकर के आपका एंटीजन जो कैरी करता है वो आइसोग्लोबिन करता है। हेपेरिन क्या करता है, ये एक आपका एंटीकोगुलेंट फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली ये आपके ब्लड को ना आर्टरीज में और वेन्स में क्लॉट नहीं होने देगा। अगर आपके आर्टरीज में और वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नसें ब्लॉक हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। द स्प्लीन फिल्टर्स आउट ओल्ड रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम सर्कुलेशन। स्प्लीन जो होता है आपके पुराने आरबीसीज को सर्कुलेशन से हटा देता है, जो कि बात ठीक भी है। स्प्लीन को बोलते हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पे जाने के बाद आपके सभी के सभी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पे जाने के बाद आपका जो होता है आरबीसी जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 120 दिन के बाद जाकर के। स्टेटमेंट सेकंड, द पैंक्रियाज फंक्शंस इन बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रोल्स। देखो पैंक्रियाज हार्मोन्स के टाइम पे आपका इंसुलिन सिक्रेट करता है और डाइजेशन के टाइम पे आपका बेसिकली आप कह सकते हो पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 2 भी ठीक है कि आपका पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी काम करता है और एक्सोक्राइन भी काम करता है। दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक है, फर्स्ट भी और आपके सेकंड भी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। देखो इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज, एयरवे का मतलब क्या है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स की बात कर रहा है, एयरवे पैथवे की बात कर रहा है बेसिकली। अब देखो इसमें निमोनिया क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर ल्यूवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, ये एयरवे की बात नहीं करता, ये आपके लंग्स के अंदर जो फ्लूइड होता है ना बढ़ जाता है, तो ये तो नहीं होगा आपका। एम्फीजिमा में क्या होता है, आपके एल्वियोलाई जो होते हैं ना, एल्वियोलाई उसके सरफेस जो होते हैं खराब हो जाता है, इसकी वजह से हमारा आप कह सकते हो लंग्स का वॉल खराब हो सकता है, फिर एल्वियोलाई का वॉल खराब हो जाता है एम्फीजिमा में। लेकिन ये आपके रासिक कोई डिजीज नहीं है, आपके ट्रैक्ट की डिजीज नहीं है, ट्यूब की डिजीज नहीं है। कॉमन कोल्ड तो वैसे नहीं है। एस्थमा जो होता है, एस्थमा इसमें क्या होता है बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका एयरवे पैथवे का डिजीज होता है और थोड़ा सा लंबा डिजीज होता है, क्रॉनिक होता है, ऑब्वियसली आपका जल्दी ठीक नहीं होता। ठीक क्या नहीं होता, आप मान लो अगर किसी को एस्थमा हो गया तो लाइफ टाइम तक दिक्कत होती ही होती है उसे। तो एस्थमा आपका एक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज है, इसमें ना आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, इसकी वजह से ना आपके लंग्स को ढंग से एयरवे, आपके लंग्स को ढंग से एयर मिलेगा नहीं, एयर मिलेगा तो ढंग से आपका लंग्स एक्सपेंड रिलैक्स करेगा नहीं, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो एस्थमा आपका एक ऐसा डिजीज है जो कि आपका इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज है। क्वेश्चन 9th, which one of the following is most common chromosomal disorder? मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सबसे कॉमन आपने सुना होगा, देखो आपने नाम सुना होगा वैसे डाउन का ज्यादा, डाउन सिंड्रोम का ज्यादा नाम सुना होगा, लेकिन ये आपका मोस्ट कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन है आपका क्लाइनफेल्टर। इसको हम उस नाम से भी जानते हैं जो कि आपने नाम सुना होगा ट्रांसजेंडर में ट्रांसमेल का नाम। क्लाइनफेल्टर आपका ट्रांसमेल वाली कंडीशन होती है, ट्रांसमेल, और फीमेल होती है आपकी ट्रांस फीमेल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता है आपका क्लाइनफेल्टर्स देखा जाता है, फिर आप कह सकते हो कि टर्नर्स उसके बाद आ सकता है, फिर होता है आपका डाउन सिंड्रोम। तो सबसे कॉमन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है क्या होता है आपका, क्लाइनफेल्टर्स। टेंथ क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स विया असेक्सुअल मींस यूजिंग रूट स्टेम और लीव्स। आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या तो देखो हम एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट जिससे हम बेसिकली आपके पूरा होल प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वो आपका रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो कि स्टेटमेंट 1 आपका सही है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। देखो अगर मैं प्लांट का वही पार्ट लूंगा और उससे मैं कोई नया प्लांट ग्रो कर रहा हूं, तो देखो प्लांट के सभी पार्ट में उसी का जो तो जेनेटिक मटेरियल जाएगा। तो मैं भी क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि हम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोपागेशन करते हैं, उसमें आपका वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि हम उसी प्लांट के पार्ट से नया प्लांट बना रहे हैं, तो इसका डीएनए तो सेम ही रहेगा ना, तो जो उसका प्रोजेनी होगा सब कुछ सेम होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो आपका फर्स्ट भी ट्रू है और आपका सेकंड भी ट्रू है, तो आपका ऑप्शन ही सही है। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमरेज इन एंजियोस्पर्म।
आपके पॉलन ग्रेन्स कौन बनाते हैं एंजियोस्पर्म में? तो देखो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं आपके एंथर के अंदर। एंथर का स्ट्रक्चर होता है बायलोब, इन 4 कैविटीज में आपके पॉलन ग्रेन्स बनता है। लेकिन आपका एक सेल होता है, सेल का नाम होता है एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये आपके प्लांट बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैव द कैपेसिटी और पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू पॉलन ग्रेन्स। इन सेल्स के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है कि आपके पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप देख लो, ओव्यूल तो आपका फीमेल है, एम्ब्रियो सैक भी आपके ओव्यूल को ही बोला जाता है, मेगास्पोरेंजियम आपके फीमेल को बोला जाता है। बचा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो, आप नाम भी देख सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर। देखो आपको मालूम है मेल के गैमेट्स जो होते हैं ना साइज में छोटे होते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर मतलब आपके गैमेट्स। मेल के गैमेट साइज में छोटे होते हैं, उसका रीजन क्या होता है? उनको मोटिलिटी शो करनी होती है, उनको मूवमेंट शो करनी होती है, इसके वजह से उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। लेकिन फीमेल गैमेट्स थोड़े बड़े से होते हैं क्योंकि बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। An anther produces 400 megaspore mother cell, then the total number of pollen grains। देखो इसमें है क्या बेसिकली, अगर आपका एक एंथर जो है 400 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, 400 मेगास्पोर्स, ठीक है, तो उसमें कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे? तो आप ना यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा आप चेंज करके माइक्रो कर सकते हो, यहाँ पर माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर। देखो आपके एक माइक्रोस्पोर से ना, आपके एक माइक्रोस्पोर से बनते 4 पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि इसमें म्योसिस होता है। आपके एक माइक्रोस्पोर से आपके 4 पॉलन ग्रेन्स बनते, तो आपके टोटल कितने माइक्रोस्पोर है? 400 इंटू 4 कर दो, सीधा सीधा बात, तो 400 क्या हो जाएगा आपका? 1600। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपका प्लांट, अगर आपके एंथर 400 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका एक माइक्रोस्पोर कितना फॉर्म करता है? 4 पॉलन ग्रेन। तो अगर आपके 400 है तो उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके टोटल आ जाएंगे। Which of the following epithelial tissue cover the lining of tubes of kidney? किडनी की ट्यूब्स को कौन कवर करता है? देखो किडनी के ट्यूब्स को कवर करने के लिए ना उनका शेप थोड़ा सा डेंस और थिक होना चाहिए, क्योंकि किडनी के ट्यूब भी आपके डेंस और थिक होते हैं, तो वो ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उनका जो ट्यूब का शेप होता है, एपिथेलियल टिश्यू का शेप होता है ट्यूब लाइक। जैसे मान लो मैंने 2 क्यूब लिया और उनको जोड़ दिया, तो क्या शेप बन गया? ये शेप बन गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है। तो बेसिकली आपके किडनी के जो ट्यूब्स बने होते हैं वो बने होते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो स्ट्रेटिफाइड, इससे आपका स्किन बनता है मल्टी लेयर्ड स्किन। अगर आप कॉलमनार की बात करते हो, कॉलमनार को हम सीलिएटेड भी बोलते हैं, इससे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन बनता है। ग्लैंडुलर नाम से पता चला ग्लैंड्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स, और आपके किडनी का ट्यूब्स बनाते हैं, किडनी के ट्यूब्स। तो आपका लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स ऑफ किडनी, किडनी के ट्यूब्स कौन बना रहा है? आपका किडनी के ट्यूब्स बनाते हैं आपके एपिथेलिया, और सलाइवरी के ट्यूब्स आपके यही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। कौन सा ऐसा बेसिकली आपका प्रोसेस होता है इसमें आपकी मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और उसमें से आपकी एनर्जी निकलती है? जैसे आपने सुन लो, जैसे आपका होता है ना C6H12O6, जैसे ग्लूकोज होता है कन्वर्ट हो जाता है आपके पायरुवेट में, ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि आपके पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन से 3 कार्बन हो तो आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ना बेसिकली, और एट लास्ट आपको मालूम है इसके बाद आपको लास्ट में एटीपी मिलता है। ये आपके रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो बोला गया कि कौन से प्रोसेस की हेल्प से आपका कह सकते हो कि ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल का एनर्जी निकलने के लिए। इस प्रोसेस का नाम होता है आपका कैटाबोलिज्म, ठीक है। कैटाबोलिज्म में आपका एक लार्ज आपका मॉलिक्यूल होता है, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसमें से एटीपी एनर्जी की फॉर्म निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन बिलोंग टू विच वन ऑफ द क्लास बायोमोलिक्यूल्स। देखो आपके मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल, ये सभी के सभी आपके स्टेरॉइड्स में आते हैं। देखो स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब क्या होता है कि ये ना आपके मेम्ब्रेन के अंदर, आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके एलिमेंट्स घुसाए, ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टिकल्स घुसाए,
ऑब्वियसली आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स का, वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो होता है आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बनाता है और नेचुरल को कम कर देता है। टेस्टोस्टेरोन तो बना रहा है ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है या कोलेस्ट्रॉल है, क्या करते हैं आपके कैसे टाइप में आते हैं आपके मॉलिक्यूल्स की, आते हैं आपके स्टेरॉइड्स में आते हैं, आपके स्टेरॉइड्स में। Cells with dense cytoplasm, large nucleus, minimal vacuoles are characteristic of ऐसे सेल्स जिसके पास साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और वैक्यूल्स का साइज मिनिमल वैक्यूल, वैक्यूल थोड़े छोटे, ठीक है, वो किसके पार्ट होते हैं? कॉलेनकाइमा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो इसका डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता, वरना ये थिक हो जाएगा ना, ये तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्क्लेरेनकाइमा तो आपका डेड होता है, वैसे डेड सेल्स होते हैं तो इसका हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। एरेनकाइमा आपके एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है सरफेस के ऊपर, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म डेंस नहीं, तो डेंस होगा तो इनका वेट ज्यादा होगा और इनमें डूब जाएंगे। अब बचेगा आपका मेसेंटेरिक टिश्यू। मेसेंटेरिक टिश्यू ना आपके डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इनके पास, डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स है तो किसमें हेल्प करेंगे? आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में, ठीक है। तो मेनली आपका मेसेंटेरिक टिश्यू जो होता है उसके सेल्स कैसे होते हैं? साइटोप्लाज्म डेंस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है और मिनिमल आपका ऐसे वैक्यूल्स का साइज होता है। 17th है the callus differentiates into root and shoot when concentration of which hormones are altered। देखो कैलस जो होता है ना आपके प्लांट्स के वैसे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मेनली आपके रूट में होते हैं, शूट में होते हैं। तो बेसिकली इसका कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा जिसकी वजह से आपके कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा रूट में और शूट में। तो आपको मैं बताऊं, एक होता है ऑक्सिन और एक होता है साइटोकिनिन्स। आपको मालूम है जिबरलिन्स होगा, एब्सिसिक एसिड हो गया, तो आपका इनहिबिटर है, तो ग्रोथ तो कम करके इसको तो निकाल दो। शुगर भी कुछ हेल्प नहीं करता। और जिबरलिन्स क्या काम करते हैं आपके बेसिकली ना, ये आपके स्टेम और आप कह सकते हो स्टेम और आपके जो होते हैं ना सीड्स, उनके ना जर्मिनेशन स्टार्ट करवाते हैं, तो ये भी उसका काम नहीं है। साइटोकिन्स आपके सेल डिवीजन करवाते हैं और ऑक्सिन आपकी हाइट बढ़ाते हैं, इसमें आप ऑब्वियसली इसमें आपका स्टेम भी बढ़ेगा। साइटोकिन्स आपके सेल डिवीजन करवाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। तो बेसिकली आपके ऑक्सिन और साइटोकिन्स वो ऐसे दो हार्मोन्स होते हैं जिसका कंसंट्रेशन अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपके कैलस की फॉर्मेशन हो जाएगी, किसमें? रूट में और शूट में। सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन बी। Which junction prevents substance from leaking across epithelial layers? देखो आपके एपिथेलियल लेयर्स होते हैं, अलग अलग स्किन के लेयर होते हैं, इनके बीच में लीकिंग कौन प्रिवेंट करता है? लीकिंग कौन प्रिवेंट करता है? लीक बिल्कुल भी नहीं होने देता। तो देखो एक होता है आपका गैप, जैसे नाम से पता चल गैप, थोड़ा सा गैप होता है जो ताकि पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ मूव कर पाए। तो लीकिंग मना कर रहा है ना, ये तो लीकिंग करवा रहा है, हटा दो इसको। एडहेरिंग क्या होता है? आपके अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। अगर ये आपके अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करके रखेगा तो अलग अलग पार्ट से आपका पानी यहाँ से वहां जा सकता है, ये भी कनेक्ट कैंसिल कर दो। टाइट जंक्शन, जो कि आपके बिल्कुल सेल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं, इतना टाइट करके रखता है कि आपका पार्टिकल्स या आपके पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो बेसिकली यही तो है जो आपका लीकेज प्रिवेंट करे। हम चौथा ऑप्शन में देखते हैं। चौथा ऑप्शन आपका लूज, नाम में ही इसके लूज है, मतलब इसके सेल्स दूर दूर होते हैं ताकि पानी और वाटर मॉलिक्यूल्स और आपके अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपके इधर उधर जा पाए। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। Which tissue type is the most abundant widely distributed in human body? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में और सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन है हमारी बॉडी में? देखो वैसे तो आप बोलोगे मसल है, क्योंकि मसल आपको अपनी बॉडी में दिखता है, लेकिन मसल भी तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, स्केलेटल भी आपका टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या बनता है आपका? मसल, स्केलेटल और आपका ब्लड, और ये तीनों हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है आपका? सबसे अच्छा आंसर होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। इसके अंदर क्या क्या आता है आपके? मसल, स्केलेटल और ब्लड बेसिकली। ऑप्शन डी सही है आपका। Which plant body is called thallus and lacks differentiation into root, stem and leaves? कौन से प्लांट बॉडी, कौन से ऐसे प्लांट है जिनको हम थैलस बोलते हैं और ना तो उनका ढंग से रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होता है, इनके पास होता ही नहीं है बेसिकली, ठीक है, ना रूट, ना स्टेम, ना लीव्स। तो याद करो मैंने आपको प्लांट के नाम बताए थे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म।
उसमें जब मैंने आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर बताया था मैंने एल्गी का, एल्गी मतलब थैलोफाइटा में, इनके पास थैलोफाइट्स के पास ना तो लीफ होता है, ना रूट होता है, ना शूट होता है। इनके पास ये तीनों ही नहीं होता, ना लीफ ना रूट ना शूट, कुछ भी नहीं होता इनके पास, ठीक है। लेकिन इसको बोलते थैलस, थैलस का मतलब होता है मर्ड। इनको इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना थोड़ा सा कीचड़ की तरह होता है, आपने एल्गी देखा होगा, थोड़ा सा आपके मर्ड की तरह होगा, थैलस की तरह होता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका थैलोफाइट्स, जिनके पास ना तो लीव्स होता है, ना रूट होता है, ना शूट होता है, और इनको थैलस लाइक बॉडी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ग्रुप एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। क्या फॉर्म कर रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट कर रहा है और एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है, मतलब पेन फॉर्म कर रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। देखो डबल फर्टिलाइजेशन होता है आपके ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अब पूछा गया है कि फ्लावर, इन चारों में से फ्लावर कैरी कौन करता है, खाली एंजियोस्पर्म है जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं, बाकी सभी के सभी आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। भाई डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपके कहां पर, ओव्यूल किसका पार्ट है, ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो बात सारे के सारे आपके फ्लावर के ऊपर आ गई ना, कि कौन से प्लांट है जो कि फ्लावर बेयर्स करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि लाइक इसके अंदर करते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब क्या होता है, कवर्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। कवर्ड सीड जो होता है आपके एंजियोस्पर्म के होते हैं, और इनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। विच ऑफ दिस नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इनमें से कौन सा जो कि स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं है। देखो मिनरल स्टोर करता है, कैल्शियम, स्केलेटन आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर करता है, लेकिन नॉट बोला गया तो ये ऑप्शन कट गया। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन्स करता है, हाँ करता है। मूवमेंट करता है, हाँ करता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म नहीं करवाता। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। आपका स्केलेटल सिस्टम कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाता, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो कि स्केलेटल जो होता है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट का, प्रोटेक्शन का, और कह सकते हो आप थोड़ा बहुत आपके मिनरल भी स्टोर कर सकते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट स्टोर करते हैं हमारे बोन्स, ठीक है, लेकिन ये काम नहीं है उसका। Which RBC is primary involved in allergic reactions and parasitic infections। कौन से ऐसे WBC होते हैं जो कि प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, प्राइमरी कह रहे हैं, और पैरासाइटिक रिएक्शंस में भी, इन्फेक्शंस में भी। लिम्फोसाइट्स आपके WBC को बोलते हैं हम, WBC का ही पार्ट होता है, और ये आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी। न्यूट्रोफिल्स आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है मेनली, आपके बैक्टीरिया से। बेजोफिल्स भी आपके एलर्जिक होता है, लेकिन उतना एलर्जिक नहीं होता जितना कि आपका इजनोफिल्स होता है। देखो इजनोफिल्स आपका प्राइमरी एलर्जिक होता है, इजनोफिल्स जो होता है आपका प्राइमरी एलर्जिक होता है, जो कि आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन से भी लड़ता है, आपके एलर्जी में भी हेल्प करता है आपको, और आपके बेसिकली कह सकते हो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के साथ भी लड़ता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका इजनोफिल्स होगा। Which blood group is considered as a universal donor in red cell transfusion। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है आपका, ओ। ओ क्यों होता है, क्योंकि इनके पास ना कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, इनके पास फैक्टर्स या एंटीजन एब्सेंट होते, एब्सेंट होते मतलब इनके ब्लड के सरफेस पे ना कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से किसी को भी डोनेट करेंगे, और क्योंकि इनके पास एंटीजन है ही नहीं, अगर इसको ए को डोनेट करेंगे तो ए के फैक्टर्स लग जाएंगे, बी को डोनेट करेंगे तो बी के फैक्टर्स लग जाएंगे, जिसका मतलब क्या है कि सभी को ब्लड दे सकता है आपका ये, ठीक है। इसलिए ओ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास अपने खुद के कोई एंटीजन या खुद का कोई फैक्टर नहीं होता। Which part of the brain acts as relay station for sensory information। कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब मान लो ये मेरा सेंसरी पार्ट है, सेंसेशन फील करता हूँ, सेंसरी पार्ट है, इसमें मैंने कोई गर्म चीज टच करा, गर्म चीज टच करा, और वो इन्फॉर्मेशन ले जाएगा मेरे रिसेप्टर्स, ले जाएगा मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पास से ब्रेन के पास। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली मेरे सेंसरी इंफॉर्मेशन को पूरे ब्रेन में फैला देता है, इंफॉर्मेशन पूरे ब्रेन में फैला देता है, तो वो सही है आपका थैलेमस। थैलेमस पूरे इंफॉर्मेशन को ब्रेन में फैलाता है।
वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन में फैलाता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर। पॉन्स आपको कनेक्ट करता है हिंड ब्रेन को। मेडुला आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री। थैलेमस जो होता है वही आपकी इंफॉर्मेशन को पूरे आपके ब्रेन के पास तक फैलाता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। Which brain stems components responsible for regulating respiration and heart rate? देखो रेस्पिरेशन भी आपका एक टाइप का इनवॉलेंट्री एक्शन है और आपका हार्ट रेट भी एक टाइप का इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो बेसिकली हमारे ब्रेन में मेनली इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन मेंटेन करता है? देखो सेरिबेलम आपका बॉडी बैलेंसिंग करता है, सेरिब्रम आपका थिंकिंग, मेमोरी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, थैलेमस आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन फैलाता है ब्रेन में, मेड्यूला क्या काम करता है? आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, और आपका रेस्पिरेशन और आपका हार्ट बीट ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शन से तो है। तो आपको कौन मेंटेन करेगा? आपका ऑप्शन बी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। 27 थ्रू विच वॉल डज ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मान लो आप 4 चेम्बर्स बना दो, ऊपर लेफ्ट एट्रियम है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है और नीचे राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जाता है? यहाँ पर एक वॉल्व होता है, उस वॉल्व का नाम होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, इसको मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। राइट साइड में होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, यहाँ पर होता है आपका साइनो आर्टरियल। आप कह सकते हो, आपने नाम सुना होगा, ये ऐसा पार्ट होता है जो कि आपके बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, इसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जा रहा है वो कौन ले जा रहा है? आपका बाइकस्पिड वॉल्व। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? मिट्रल, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वेयर इज द लोकेशन ऑफ नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट नोन एज सैन? सैन बोलते हैं। सैन का इसको हम SA नोड के नाम से भी जानते हैं और इसको हम साइनो ऑर्ट्रियल नोड के नाम से भी जानते हैं। ये नेचुरल पेसमेकर होता है, ये हमारे हार्ट बीट का रिदम मेंटेन करके चलता है, ये हमारे हार्ट बीट की पंपिंग स्टार्ट करा देता है हार्ट के अंदर। इसी की वजह से हमारे 72 BPM होता है, 72 बीट्स पर मिनट, आपके सैन की वजह से होता है। और ये प्रेजेंट कहां पर होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके राइट एट्रियम पे। जैसे मान लो आपके 4, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये प्रेजेंट होता है बेसिकली आपके, ये प्रेजेंट होता है आपके यहाँ पे राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका सैन। ठीक है। आपका जो राइट एट्रियम वाला पार्ट होता है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है आपका सैन। सैन को हम बोलते हैं प्राइमरी पेसमेकर, और ये आपकी बॉडी में, ब्लड में, हार्ट में बेसिकली आपके क्या काम करता है? पेसमेकर है, तो रिदम मेंटेन करना चाहिए, लब दब का साउंड आपके हार्ट बीट इनिशिएट करवाता है, आपका बेसिकली मेंटेन करके चलता है पूरा ब्लड प्रेशर जो होता है 72 BPM, वो यही मेंटेन करता है। आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में। The oxidation of glucose into 3 carbon molecule is also known as, ग्लूकोज होता है आपका 6 कार्बन और कन्वर्ट हो जाता है आपके 3 कार्बन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और ये होता कहाँ है? ये होता है आपके सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर होता है ग्लाइकोलिसिस आपका, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। कॉर्टिसोल हार्मोन इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये सिक्रेट कौन करता है? कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है? देखो आप कह सकते हो कि एक होता है आपका किडनी के जस्ट ऊपर होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के भी 2 पार्ट होते हैं। एक देखो नेफ्रॉन तो किडनी का पार्ट होगा, इसको काट दो,
ग्लोमेरुलर कितने का पार्ट काट दो, आपके दो पार्ट बचे एड्रिनल ग्लैंड के, इनर मेड्यूला और आउटर कॉर्टेक्स। देखो, तो आपका जो आउटर कॉर्टेक्स होता है ना, आउटर कॉर्टेक्स वो रिलीज करता है आपका क्या, वो रिलीज करता है आपका, आप कह सकते हो एक टाइप का हार्मोन जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आए, जिसकी वजह से आपको बेसिकली डिप्रेशन आए, कह सकते हो आप इसमें कि आउटर कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है आपका, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। इनर मेडुला क्या रिलीज करता है, इनर मेडुला रिलीज करता है आपका एपिनेफ्रिन या आप कह सकते हो एड्रेनालिन, और आउटर कॉर्टेक्स आपका रिलीज करता है स्ट्रेस जिसको हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल रिलीज करता है, तो आपका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, जो कि है आपका आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, हमने अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस करे, डिफरेंट पार्ट से करे, सेल्स के ऊपर करे, ऑर्गन्स के ऊपर करे, हमने प्लांट्स के ऊपर करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, आप और भी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि आपके अब एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चंस लेकर के हम आते रहेंगे और भी क्लासेस में, अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आज हम अपनी क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस का टेस्ट किया था, ठीक है। तो मिलते फिर अपनी हम नेक्स्ट क्लासेस में बेसिकली, जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।